जय हिंद। वेलकम बैक इन ट्रेड आयो। इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है। इस आईपीओ की कंप्लीट डिटेल के बारे में समझेंगे एंड आईपीओ की स्टेजेस क्या होती हैं, कब कंपनी को लगता है कि हमें स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हो जाना चाहिए थ्रू द आईपीओ। प्रोसेस क्या होता है एक आईपीओ को अप्लाई करने का। इन्वेस्टमेंट बैंक और अंडर राइटिंग बैंक क्या होता है एक आईपीओ को लाने के लिए। बुक बिल्डिंग टाइम एंड फिक्स प्राइस इशू के बारे में समझेंगे, रिजर्वेशन के बारे में समझेंगे, अलॉटमेंट कैसे होता है आ, एक रिटेल इन्वेस्टर को, एनआईओ क्यूआईबीओ कैसे होता है, ये चीज़ें समझेंगे। राइट इशू क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो तो फ्रेंड, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी कम आप आईपीओ से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आप बाज़ार में नए हो और आप जानना चाहते हो कि आईपीओ क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जो हमें थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लगती है। अगर आईपीओ अप्लाई करने के लिए आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाह रहे हो तो नीचे एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया गया है, जिसे यूज़ कर सकते हो आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। और हमारे टेलीग्राम का लिंक भी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बाज़ार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है बाज़ार में काम करने के लिए। तो चलिए हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से एक कंपनी होती है, मान लेते हैं हम, जैसे हमारा चैनल है ट्रेड आयो, एक ये कंपनी है और ये एनएससी बीएससी में लिस्ट होना चाह रही है, और ये एज अ स्टार्टअप स्टार्ट होती है। तो इसकी एक स्टेज होती है जिसमें फर्स्ट स्टेज पे कुछ फैमिली मेम्बर और जो स्टार्ट करता है उसकी कुछ सेविंग और फ्रेंड मिलके एंड कुछ प्रमोटर मिलके कंपनी को स्टार्ट करते हैं, और कुछ महीने कुछ ईयर तक उसको चलाते हैं। उसके बाद उसकी सेकंड स्टेज आ जाती है जिसमें क्या होता है, कुछ उसके सेकंड स्टेज आती है जिसमें कुछ इन्वेस्टर आते हैं, उस कंपनी के इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी को थोड़ी और ग्रोथ मिलती है और वो अपने का थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। उसके कुछ वेंचर कैपिटल पीआई आ जाते हैं और कंपनी काफ़ी ग्रोथ में आ जाती है और वाइडली काफ़ी एक्सपेंड हो जाती है। इसके बाद कंपनी को लगता है कि प्राइवेट कंपनी नहीं, पब्लिक हो जाना चाहिए, और थोड़ा और हमें 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 थोड़ा और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है जो पब्लिक से वो लेना चाहते हैं। तो उस टाइम पे आता है आपका आईपीओ। तो ये एक चार चीज़ होती हैं कि जब कंपनी स्टार्टअप से लेके और जब ग्रोथ करती है बाय द इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटल, एट द एंड जब इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल या जिन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया था वो सोचते हैं कि हमें थोड़ा प्रॉफिट भी ले लेना चाहिए इस कंपनी से, तो वो अपना आईपीओ लाते हैं। तो इसकी बाकी डिटेल के बारे में समझते हैं अब। तो इसकी कंप्लीट डिटेल को अब हम आगे समझेंगे, और उसके बाद अगर कंपनी को कुछ और फंड की रिक्वायरमेंट होती है एनएससी और बीएससी में रजिस्टर होने के बाद, तब वो लाते हैं अपना राइट इशू। तो राइट इशू एक ऐसा प्रोसेस है जो वो कभी भी ला सकते हैं जब कभी उनको फ़ंड, किसी प्रकार की फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है और वो थ्रू द पब्लिक लेते हैं, तो उसे राइट इशू कहते हैं। राइट इशू की हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक राइट इशू की हमने एक कंप्लीट वीडियो पब्लिश की हुई है जिसे आप आई में दे सकते हो। तो अगर आप इससे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये वीडियो आप विजिट कर सकते हैं। तो समझते हैं फ्रेंड, आईपीओ होता क्या है। आईपीओ एक ऐसा प्रोसेस है जो अनलिस्टेड कंपनी अपने कुछ शेयर, अपनी सिक्योरिटी पब्लिक को सेल करती है। बिफोर द आईपीओ कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है। इसमें कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कुछ वाइडली प्रमोटर हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं, राइट। तो पब्लिक आईपीओ के थ्रू इसमें जो नॉर्मल पीपल हैं वो भी आप पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी सिक्योरिटी बाय करते हैं और उसमें एज अ पार्टनर बन जाते हैं। जब इसमें एक रिटेल इन्वेस्टर या क्यूआईबी या एनआई इन्वेस्ट कर लेते हैं तब उसे एक पब्लिक कोई कंपनी कहा जाता है। मींस आईपीओ के थ्रू ये एक इनिशियल पब्लिक ऑफर करने के बाद पब्लिक कंपनी बन जाती है जिसमें नॉर्मल पीपल भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं कि कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपना आईपीओ लाता है, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, किन रीज़नों से उन्हें लगता है कि हमें अब एनएससी या बीएससी में या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हो जाना चाहिए। एक एक्सपेंशन रीजन हो सकता है कि वो अपने बिज़नेस को थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सपेंड करना चाह रहे हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है। उन्हें इतने ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन से रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होती है, तो उन्हें पब्लिक से पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे वो एक्सपेंड करना चाहते हैं। ग्रोथ भी हो सकती है, और ये एक रीज़न हो सकता है कंपनी के ऊपर काफ़ी लोन है, वो काफ़ी टाइम से कर्जे पे चल रही है और उस कर्जे को पूरा करने के लिए वो अपनी सिक्योरिटीज़ को पब्लिकली सेल करके
जो उससे फंड मिलेगा उसे अपना डेप्थ को कम करेंगे या ख़त्म करेंगे। और लास्ट रीज़न हो सकता है कि जो प्रीवियस इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इनिशियली इन्वेस्ट किया था, वो इसमें से कंप्लीट अपना जो प्रॉफिट है या कंप्लीट इन्वेस्टमेंट मनी है वो लेके एग्जिट होना चाहते हैं। तो ये 4 रिक्वायरमेंट हो सकती है किसी भी कंपनी को अपना आईपीओ एनएससी और बीएससी में लाने के लिए। अगर हम प्रोसेस की बात करें कि ये एनएससी और बीएससी में लिस्ट करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले लेट्स से एक कंपनी है वो अगर अपना आईपीओ लाना चाह रही है तो वो एक बैंक को, मर्चेंट बैंक को हायर करती है द कंप्लीट प्रोसेस के लिए। तो कंपनी क्या देखती है किसी भी बैंक को हायर करने से पहले, उसकी रेपुटेशन या ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उन्होंने पहले कुछ आईपीओ रजिस्टर किए हैं कि नहीं किए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन देखी जाती है। क्वालिटी ऑफ रिसर्च क्या है कि अगर हम वो अपना एक आईपीओ लाना चाह रहे हैं तो उनकी जीपी क्या होगा, किस रेट से वो कितना शेयर मिल जाए। क्वालिटी ऑफ रिसर्च क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टीज़ है कि नहीं है इनमें, एंड पेयर रिलेशनशिप कैसा है उस कंपनी का, मतलब जो कंपनी है उनके साथ अच्छे रिलेशन है कि नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अ- अगर आप अपने आई अगर अपनी कंपनी को एनएससी या बीएससी करना चाहते हो तो ये किसी भी आपको इन्वेस्टमेंट बैंक में देखना चाहिए। एंड एग्रीमेंट आ जाता है, सिंडिकेट अंडरराइटिंग हो जाता है। सिंडिकेट अंडरराइटिंग होती है कि जब कोई कंपनी का आईपीओ बहुत बड़ा होता है और उनकी मार्केट वैल्यू बहुत बड़ी है और वो एक बैंक से नहीं हैंडल होती है, तो काफ़ी सारे बैंक मिलके जब उस आईपीओ को मार्केट में लाते हैं तो उसे सिंडिकेट अंडरराइटिंग कहा जाता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट में बिजनेस और प्रोमोटर की कंप्लीट डिटेल एक्सचेंज को दी जाती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, फ्यूचर बिजनेस कैसा है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड पास्ट फाइनेंशियल डाटा, वो कैसे ग्रोथ कर रहे हैं फाइनेंशियली, उनकी अर्निंग के सोर्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट में दिखी जाती है। फिर ये फ- फिर कुछ रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये एनएससी बीएससी में इसका उनको फॉर्म को फिल किया जाता है सिक्योरिटी, कितना वो शेयर इसमें सेल करने जा रहे हैं, कितना ऑफर फॉर सेल है। तो जो थर्ड स्टेज आती है प्राइसिंग की, कंपनी की वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी प्राइसिंग लाई जाती है। मान लो कंपनी की जो वैल्यू है टोटल 10,000 है और वो उसमें से 2,000 सेल करना चाह रहे हैं, तो इसी साउस क्या हो गया 2,000, और उसके अकॉर्डिंग जो एक शेयर की प्राइस अप्रोक्सीमेट होगी वो 200 हो सकती है। और इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ शेयर निकल के आएंगे वो 10 करोड़ के शेयर मार्केट में सेल करने जा रहे हैं। और जो लोट साइज़ अप्रोक्सीमेट 50 का हो सकता है। टाइप ऑफ प्राइस की बात करें तो एक फ़िक्स प्राइस इशू होता है। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी प्राइस देती है लेट्स से 200, उसी के भाव पे आपको उसको बाय करना पड़ता है आईपीओ अप्लाई करने के लिए। दूसरा टाइप होता है बुक बिल्डिंग टाइप। इसमें क्या होता है कि एक स्मॉल अमाउंट एक बिग अमाउंट दी जाती है, मीन्स एक विंडो दी जाती है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो 180 टू 200 की विंडो होती है। ये मैक्सिमम 20% का गैप से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और जो इसकी स्मॉल अमाउंट होती है 180, इसे फ्लोर प्राइस कहा जाता है। और जो बिग अमाउंट है लेट्स से 200, इसे कैप प्राइस कहा जाता है। अगर हम शेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनमें 3 तरह के शेयर होल्डर हो सकते हैं। क्यूआईबी जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक म्यूचुअल फंड हो सकते हैं जो सेबी से रजिस्टर्ड हो। इन मोस्ट के भी क्यूआईबी रिप्रेजेंट स्मॉल इन्वेस्टर। और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो फॉरेनर इन्वेस्टर हो सकते हैं जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को। और रिटेल इन्वेस्टमेंट जो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं लाइक मी एंड मे बी यू, तो वो अप्रॉक्सीमेट 2 लाख के अप्रॉक्सीमेट आईपीओ वो बाय कर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन में बात करें तो फ्रॉम इन्वेस्टर के थ्रू हो सकता है। आप यूपीआई एस बी एक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली अप्लाई फॉर द स्टॉक ब्रोकर यूपीआई। ओवर सब्सक्राइब क्या होता है कि जब भी कोई लेट से आपने ओनली 10 शेयर मार्केट में लाए बट उसे बाय करने के लिए 100 या 1000 पीपल हो जाते हैं तो उसे ओवर सब्सक्राइब कहा जाता है। शेयर अलॉटमेंट प्रोसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले फ़ीस कलेक्ट की जाती है। जो भी लोग आईपीओ अप्लाई करते हैं उनसे फ़ीस ली जाती है एक लोट के अकॉर्डिंग। यानी एक डेट दी जाती है आपको कि किस डेट से ये ओपन हो रहा है और उसकी लास्ट डेट क्या होगी आप अप्लाई करने के लिए, और अलॉटमेंट की डेट क्या होगी, और ये कब एनएससी और बीएसटी में या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हो जाएगा।
अगर आपने आईपीओ अप्लाई किया है और उसका रिफ़ंड नहीं मिलता है तो उस रिफ़ंड की डेट क्या होगी। तो अगर ये रिफ़ंड आपको नहीं मिलता है तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक स्मॉल सा प्रोसेस होता है और वो रिफ़ंड हो जाता है। इसकी हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई हुई है जिसे आप आई में दे सकते हो और विज़िट कर सकते हो। और ये लिस्ट हो जाता है एनएससी बीएससी में ट्रेडिंग के लिए। अब काफ़ी कुछ सब कुछ डिजिटल होने के कारण ये काफ़ी फास्ट हो गया है प्रोसेस आईपीओ रजिस्टर होने के लिए एनएससी बीएससी में। और जल्दी रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टर इसमें अर्ली बाय कर सकते हैं और इसमें लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। अगर हम अब राइट इशू की बात करें जिसकी हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो भी बनाई हुई है जिसे आप विजिट कर सकते हो, तो यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं कि जब भी आईपीओ रजिस्टर होने के बाद और थोड़ा टाइम हो जाता है, लेट से 1 या 2 साल हो जाते हैं और कंपनी को कुछ और फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कुछ न्यू शेयर लाती है मार्केट में उन इन्वेस्टर के लिए जो उसमें एग्जिस्टिंग है। वो नए शेयर उनको कुछ डिस्काउंट प्राइस में मिलता है। डिस्काउंट प्राइस में मीन्स लेट से अगर किसी शेयर का प्राइस 100 चल रहा था तो जो एग्जिस्टिंग उसके शेयर होल्डर उनको 90-80 के अप्रोक्सीमेट ऑफर किया जाता है। तो फ्रेंड ये थी आईपीओ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आईपीओ से रिलेटेड सारे डाउट सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए हों। अगर कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हुई आप मुझे पिंक कर सकते हैं थ्रू द कमेंट, मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर उनका रिप्लाई करूंगा। और फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो हमें थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।